नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं और सभी 10 प्रश्नों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और आपसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है कि निम्न में से किसका मुगल कालीन तोपखाने से संबंध है। तो देखो, जो मुगल थे उन्हीं को श्रेय दिया जाता है भारत में तोपखाने को लाने के लिए। जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, कौन थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक? बाबर, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में जीत हासिल की थी। उसने जो है दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम खान लोदी को परास्त किया था। हाँ, और उसी युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने क्या प्रयोग किया था? तोपखाने का प्रयोग किया था। हालांकि हमारे भारत में बारूद का प्रयोग बाबर से पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन बारूद को किस प्रकार से तोपखाने में प्रयोग किया जाता है, तोप में किस तरह से उसको डाल करके उससे जो है यूज किया जा सकता है, इस बारे में नॉलेज नहीं था। तो ये जो ज्ञान है भारतीयों को बाबर द्वारा करवाया गया था। तो तोपखाने की शुरुआत जो है मुगलों ने की थी, बाबर ने की थी। भारत में 1526 के पानीपत के युद्ध में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। तो प्रश्न कर रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से किसका मुगल कालीन तोपखाने से संबंध है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जो जिंसी है, जो पहला दिया है ना जिंसी, ये एक प्रकार का तोपखाना होता था। ये भारी तोपें होती थी, जिंसी भारी तोपें होती थी जिनका वजन जो है ज्यादा होता था, बड़े आकार की होती थी, उनको जिंसी बोला जाता था। मुगल काल में मुगलों के पास जिंसी मतलब भारी भारी तोपें भी थी जिनको जिंसी बोला जाता था। दूसरा है दस्ती। ये जो दस्ती है ये हल्की तोपें होती थी, हल्की तोपें। दस्ती हल्की तोपें, जिंसी भारी तोपें। देखिए, जोड़ी मिलाओ में भी ऐसे टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इनका अर्थ भी मालूम रखना जरूरी है। उसके बाद जो अगला शब्द दिया हुआ है बरगीर। ये जो बरगीर है ना, एक प्रकार का घुड़सवार सैनिक होता था। देखो, जो मुगलों के समय में क्या था ना, जो घुड़सवार सैनिक होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक को बोला जाता था सिलेदार, एक को क्या बोला जाता था? सिलेदार। और ये जो सिलेदार होते थे घुड़सवार, इनको घोड़े और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। किनको? सिलेदार को। वहीं दूसरे होते थे बरगीर। ये जो बरगीर होते थे इनको घोड़े हो गए, अस्त्र शस्त्र हो गए, मतलब कि साज संबंधी संपूर्ण सामान सरकार की तरफ से दिया जाता था। मतलब कि जो मुगल बादशाह होता था उसकी तरफ से मुहैया करवाया जाता था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि मुगल काल में जो घुड़सवार सैनिक थे दो प्रकार के होते थे। एक स्थायी होते थे जिनको बरगीर बोला जाता था, इनको सब कुछ जो है सरकार की तरफ से दिया जाता था और बाकायदा वेतन मिलता था। दूसरे होते थे सिलेदार, जिनको सब कुछ अपनी तरफ से लेकर के आना था। तलवार, घोड़ा, ढाल, जो भी युद्ध में प्रयोग होने वाली चीजें हैं वो खुद लेकर के आना पड़ता था। उनको जो है युद्ध भत्ता मिलता था मुगलों की तरफ से। तो बरगीर जो है एक प्रकार का घुड़सवार होता था। तो ये आपका जो है तोपखाना नहीं है। और उसके बाद जो गजनाल दिया हुआ है ना, ये ऐसी तोपें होती थी जिनका प्रयोग हाथी के ऊपर रख के किया जाता था। गज मतलब हाथी, नाल मतलब नली। जो तोप एक नली होता है ना, बड़ा सा नाल होता है, तो गजनाल ये हाथी के ऊपर रख के चलाया जाने वाला तोप होता था। तो आपका जो है पहला जिंसी मतलब भारी तोपे, दस्ती मतलब हल्की तोपे, गजनाल मतलब बड़ी हाथी में रख के चलाए जाने वाली तोपे। तो 1, 2, 4 आपका आंसर हो जाएगा। बरगीर एक घुड़सवार था। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा ना, एक और प्रकार का तोप खाना होता था। एक होता था सूतर नाल। क्या होता था? ध्यान रखेंगे, सूतर नाल। ये जो सूतर नाल है ये ऊंट पर रख करके चलाया जाता था। एक होता था नर नाल। ये ऐसी तोपें होती थी जिसको कोई व्यक्ति अपने कंधे पर रख करके चला सकता था, नर नाल। तो ये 5 प्रकार की तोपें होती थी मुगल काल में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुगलों की सेना में घुड़सवार वाले सैनिक होते थे। जो सरकारी घुड़सवार होते थे उनको बरगीर, और जो अस्थायी घुड़सवार होते थे जिनको आपातकाल में बुलाया जाता था वो होते थे सिलेदार। इसके अलावा पैदल सैनिक वो भी होते थे मुगलों के समय में। पैदल सैनिकों को क्या बोला जाता था वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। पैदल सैनिकों को बोला जाता था शाप। क्या बोला जाता था? शाप इनको बोला जाता। शाप है कि शाम है? शाप है आई थिंक, हाँ। इसके अलावा एक और होते थे शेहबंदी।
ये जो सेहबंदी होते थे ना, ये माल गुजार वसूल करने में सहायता करते थे। और युद्ध करने के लिए अहसाप या फिर अहसाम, ये आप लोग बताइएगा मुझे, अहसाप है कि अहसाम है, ये युद्ध करने का काम करते थे। और शेहबंदी ये क्या काम करते थे, राजस्व वसूल करने के टाइम पर हेल्प करते थे। बाकी हाथी वाली सेना भी इनके पास थी, हाथी सेना। इसके अलावा ना कुछ थोड़े बहुत इनके पास नेवी भी थी, लेकिन ये जो नेवी है ये लड़ने भिड़ने का काम न करके अधिकतर ट्रांसपोर्टिंग का ही काम करती थी। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनसी, दस्ती और गजनाल ये तोपे थी, इसके अलावा सूतरनाल और नरनाल। तो 1, 2, 4 ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजिया कर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, जजिया कर जो कि मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जजिया कर मतलब कि जो मुस्लिम राज्य होगा ना, मुस्लिम राज्य है मतलब वहां पर मुस्लिम शासक होगा, जितने भी बड़े बड़े पद है वो मुसलमानों के पास होंगे। और उस मुस्लिम राज्य में जो भी गैर मुस्लिम व्यक्ति है, मतलब कि जो मुसलमान नहीं है, हो सकता है वो हिंदू हो सकता है, पारसी हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, बस ऐसा व्यक्ति जो कि मुस्लिम धर्म को नहीं मानता हो वो क्या कहलाएगा, गैर मुस्लिम। तो गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लागू होता था। मतलब कि वो जो है मुस्लिम राज्य में रहते हुए भी मुस्लिम धर्म को नहीं मान रहे हैं, इसलिए उनको कर देना पड़ता था। तो वो कर क्या होता था, जजिया कर। और ये जो जजिया कर है, इसकी भारत में अगर हम लोग बात करें किसने शुरू की थी, तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, मतलब मुसलमानों में। वो एक अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने में भी सफलता प्राप्त की थी। और उसने अपने अधिकार में जो क्षेत्र, भारत के अपने अधिकार में जिन क्षेत्रों को उसने कर लिया था, तो उन क्षेत्रों में उसने जजिया कर लगाया था। तो भारत में सबसे पहला व्यक्ति जिसने जजिया कर लगाया वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी के आसपास। उसके बाद फिर और भी शासक जो आते गए, मुस्लिम शासक, तो उन्होंने भी लगाया। और कई शासक ऐसे थे जिन्होंने देखा कि भाई ये धर्म के आधार पर कर लगाया जा रहा है तो ये सही नहीं है, तो इसको जो है हटाने का भी प्रयास किया गया। तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो जजिया कर के विषय में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है ना। तो पहला बोल रहा है, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। क्या बोल रहा है कि जो फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का तीसरा शासक था, पहला कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, पागल सुल्तान, 1325 से 1351। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, ये तीसरा शासक था। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने सर्वप्रथम, क्या बोल रहा है, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। सर्वप्रथम बोल रहा है, देखो सबसे पहली बार ब्राह्मणों पर भी शब्द आ रहा है, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक से पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। देखो जो ब्राह्मण थे, जब भारत में दूसरी जाति के लोगों का शासन हुआ तो उस समय भी ब्राह्मणों का जो एक जो दबदबा था वो बना हुआ था, तो इस कारण से इनके ऊपर जो है जजिया कर नहीं लगाया जाता था। तो जो फिरोज शाह तुगलक था वह पहला शासक था इस कथन के अनुसार कि जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। क्या ये सही है? जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ही वह व्यक्ति है, वह शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। देखो क्या था कि हमारे भारतीय समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे प्राचीन समय में, और वो बाद में भी चले आ रहे थे, हालांकि उतना फॉलो नहीं किया जाता था। क्या क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा होता था, तो ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगा दिया। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शासक जिसने जजिया कर को प्रतिबंधित किया, ये क्या लिख दिया है मैंने, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शासक जिसने जजिया कर को प्रतिबंधित किया। यहाँ थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर किसी शासक का नाम लिखना था। किस शासक का नाम लिखना था? तो जैनुल आबदीन, जैनुल आबिदीन। ये जो जैनुल आबिदीन है ये कौन था? तो कश्मीर का शासक था जैनुल आबिदीन। ये कश्मीर का शासक था और ये धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा ही सहिष्णु था, मतलब ये जो है सभी धर्मों के प्रति उदार नीति अपनाता था, सभी को एक समान समझता था। तो जो जैनुल आबिदीन था इसने अपने राज्य में अपना जो जजिया कर है उसको समाप्त कर दिया, मतलब कि जजिया कर पर रोक लगा दिया कि जो हिंदू या मतलब जो गैर मुस्लिम भी हमारे राज्य में रह रहे हैं उनको किसी प्रकार का धार्मिक कर नहीं देना होगा, इस टाइप का इसने
घोषणा किया। तो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शासक जैनुल आबिदीन था जिसने जजिया कर को प्रतिबंधित किया। बिल्कुल सही है। देखो जो जैनुल आबिदीन है ये अकबर से पहले का शासक था। हालांकि इसने पूरे भारत पर शासन नहीं किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के अगर किसी भी एक क्षेत्र में भी हम लोग अगर देखें तो जैनुल आबिदीन वह पहला शासक है जिसने जजिया कर को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। प्रयास क्या किया, इसने प्रतिबंधित कर दिया था अपने समय में अपने राज्य में। और बाद में जब अकबर का शासन आता है जिसने भारत के बहुत बड़े एरिया को जीत लिया था, हालांकि उसके समय तक काबुल वगैरह सब उसके अधिकार में आ गया था, लेकिन जो दक्षिण वाला जो भाग था वो उसके अधिकार में नहीं आया था। उसने कश्मीर को भी जीत लिया था और अकबर ने भी जजिया कर को समाप्त किया था। तो भारत के संदर्भ में अभी अगर कभी पूछा जाए, क्योंकि अकबर जितने बड़े क्षेत्र में शासन कर रहा था उसको हम लोग भारत कह सकते हैं, तो भारत में किसने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वहां आप लोग अकबर टिक करेंगे। वहीं अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किसी भी राज्य का पहला शासक कौन था जिसने जो है जजिया कर को समाप्त किया, तो वहां पर आपका जैनुल आबिदीन आ जाएगा। या फिर इस तरह का क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शासक कौन था जिसने जजिया कर को प्रतिबंधित किया था, तो जैनुल आबिदीन। इसने मतलब पूरे भारत में नहीं किया लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के किसी हिस्से में तो किया ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी हिस्से में जजिया कर को बंद करने वाला पहला शासक कौन हुआ, आपका जैनुल आबिदीन। इसीलिए इसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, औरंगजेब ने जजिया कर को समाप्त किया। देखो जो औरंगजेब था ना, इसने जजिया कर को वापस लगा दिया। इसका जो क्या कहते हैं, अकबर ने 1564 में अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था कि सभी जो लोग हैं वो एक समान है, किसी को कोई धार्मिक कर देने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो औरंगजेब था इसने 1679 ना, ये 79 है, माफी चाहूंगा, 89 तो 1679 में जो औरंगजेब था इसने फिर से जजिया कर लगा दिया। तो देखो अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों तक ये जो जजिया कर है नहीं लिया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया लगभग 115 वर्ष बाद। ये भी पूछा गया है कि कितने वर्ष बाद औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लगा दिया था, तो कितने वर्ष बाद, 115 वर्ष बाद 1679 में। तो इसने समाप्त नहीं किया, वापस लगा दिया, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि जजिया कर को बिल्कुल आखिरी में किसने हटाया, तो देखो जो औरंगजेब है ना, इसने जजिया कर को मतलब हटा दिया था, जजिया कर को फिर से लगा दिया था। तो आगे चल करके जब जहांदार शाह का शासन आता है तो वो जो क्या करता है, फिर से जजिया कर को हटा देता है और फिर से जो है लगा दिया जाता है। फर्रुख शेर के टाइम पर शायद फिर से लगा दिया जाता है। उसके बाद आखिरी अंतिम रूप में, क्योंकि इस समय के जो शासक थे वो काफी जल्दी जल्दी बदल रहे थे, तो फिर से एकदम अंतिम आखिरी बार लगभग 1720 के आसपास में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इसको हटाया जाता है आखिरी बार। उसके बाद फिर किसी शासक ने नहीं लगाया। तो लगभग 1720 के आसपास में मोहम्मद शाह रंगीला, और यहां पर एक हिंदू राजा का नाम आता है सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह जो कि आमेर के कछवाहा शासक थे, तो इन्होंने यह आग्रह किया था कि इस कर को हटा दिया जाए। तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने हटा दिया और इसके बाद किसी भी मुगल शासक ने जजिया कर नहीं लिया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा स्थान कभी भी अकबर की राजधानी नहीं थी। तो देखो जो मुगल बादशाह अकबर है, जिसके पिता थे हुमायूं, उसके पिता थे बाबर। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा हुमायूं वो गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है, 1555 में सीढ़ियों से गिर करके। और 1555 में नहीं, माफी चाहूंगा, 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। दीन पनाह महल की लाइब्रेरी से वो नीचे उतर रहा था और वहीं उसकी डेथ हो जाती है, गिर जाता है वो बेचारा लुढ़कते लुढ़कते। देखिए उसको ना पढ़ने का बहुत शौक था हुमायूं को। उसके बाद जो अकबर 1556 में ये गद्दी में बैठता है, तो अकबर ने लगभग 49 वर्ष तक शासन किया, 1556 से 1605 तक। और इस बीच उसने अपनी राजधानियों को कई बार बदला भी। 3 स्थानों को उसने अपनी राजधानी बना रखी थी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक उसकी राजधानी नहीं थी। तो देखिए मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई, को आगरा को।
1504 से पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। उसके बाद से जो है आगरा में राजधानी आ गई। जिस समय बाबर ने आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? आगरा थी। तो कहीं ना कहीं जो बाबर था उसने आगरा से ही सत्ता संचालित किया। और जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसको आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया जाता है। हालांकि जब हुमायूं बादशाह बनता है तो उसने जो है दिल्ली में भी कुछ निर्माण कार्य करवाया था। मतलब उस समय उसका जो स्थिति था उतना अच्छा था नहीं, तो उसका राजधानी भी कोई फिक्स नहीं था। तो जब अकबर शासन करना शुरू करता है तो उसकी जो राजधानी थी आगरा थी। मतलब कि आपके 1556 के स्थिति में क्या थी इसकी राजधानी? आगरा थी। ध्यान रखेंगे आगरा, जिसकी स्थापना 1504 में हुई थी। इसके बाद ये जो आगरा है ये 1556 से लेकर के आगरा 1556 से लेकर के लगभग 1571 तक आगरा ही इसकी राजधानी होती है। देखिए जो अकबर था ना ये एक सूफी संत को बड़ा मानता था जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। और इनका जो निवास था वो आगरा के निकट ही एक गांव था सीकरी, वहां ये रहा करते थे। और अकबर जो है उनके दर्शन के लिए हमेशा जाया करता था। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। हालांकि उसके 2 पुत्र हुए थे, जुड़वा पुत्र, जिनका डेथ हो गया था। उसके बाद उसके पुत्र नहीं हो रहे थे तो उसने जो है यहाँ जो सलीम चिश्ती जी हैं उनसे मतलब दुआ मांगी थी कि हमको बेटा हो जाए। और कहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के बेटे सलीम का जन्म हुआ, जहांगीर, और इसी कारण से सलीम का नाम सलीम रखा गया। तो अंग्रेज जो है शेख सलीम चिश्ती जी को काफी उनका मान करते थे, सम्मान करते थे। तो जब शेख सलीम चिश्ती जी की डेथ हो जाती है तो अकबर ने तय किया कि उनका जो निवास स्थान था सीकरी गांव, वहां मैं अपनी राजधानी स्थापित करूंगा। और उसने जो है सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करना शुरू किया, वहां निर्माण कार्य शुरू किया, जो कि लगभग 1571 के आसपास में पूर्ण हुआ। हालांकि निर्माण कार्य आगे भी जारी रहे, लेकिन जो मेन चीज है वो लगभग बन गया होगा, बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो लगातार बनते ही रहे। तो 1771 में 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी बनाई सीकरी को। किसको बनाई? सीकरी को। देखिए फतेहपुर सीकरी है, मैं बता रहा हूं कैसे हुआ है फतेहपुर सीकरी। और ये जो सीकरी है क्या था कि जो अकबर था वो 1571-72 में गुजरात को जीतने जाता है और गुजरात को वो जीत लेता है। और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में ही उसने अपनी राजधानी, जो नई राजधानी उसने बनाई थी सीकरी गांव में, उसका नाम रख दिया फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी नाम कैसे पड़ा ये भी आप लोगों को मालूम हो गया होगा। पहले इसका नाम केवल सीकरी था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस सीकरी गांव के आगे क्या जोड़ दिया गया? फतेहपुर, और ये हो गया फतेहपुर सीकरी। तो ये जो फतेहपुर सीकरी है 1571 से 1586 तक अकबर की राजधानी रही। और यहां ऐसा कहा जाता है कि जो फतेहपुर सीकरी था यहां पर कई सारी समस्याएं थी। पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जब गर्मियों के टाइम पर पानी की काफी किल्लत हो जाती थी। इसके अलावा क्या था कि जो अकबर है उसका जो साम्राज्य है पश्चिमोत्तर भारत में भी काफी फैल चुका था। उसका जो पैतृक जो क्षेत्र था ना काबुल वाबुल, उस पर भी उसको अच्छे से पकड़ बनाए रखना था। इसी उद्देश्य से 1586 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की लाहौर में। कब? 1586 ईस्वी में। और लाहौर में अकबर लगभग 12 वर्ष तक रहा, अर्थात 1598 तक। इसके बाद जब उधर पश्चिमोत्तर भारत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और कहीं ना कहीं अकबर को उस तरफ मन भी नहीं लग रहा होता है, तो वो जो है वापस से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर लेता है। कब? 1598। और इसके बाद ना 1598 से लेकर के 1648 तक, 1598 से लेकर के 1648 तक आगरा ही दिल्ली मुगलों की राजधानी होती है। तो इस प्रकार से अकबर के समय में 3 स्थान उसकी राजधानियां थी, एक आगरा, दूसरा लाहौर, तीसरा फतेहपुर सीकरी। तो ये जो दिल्ली है ये अकबर के समय में उसकी राजधानी नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अच्छा, हम लोग राजधानी देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो 1598 में अकबर अपनी राजधानी वापस आगरा ले आता है और ये फिर आगे लगभग 50 वर्ष तक, मतलब कि 1648 तक आगरा
आगरा ही मुगलों की राजधानी होती है। जो जहांगीर है, शाहजहां है, उन्होंने आगरा से ही शासन किया। लेकिन जो शाहजहां था, जिसको स्थापत्य कला से बड़ा प्रेम था, तो उसने ना ये जो दिल्ली है, दिल्ली के निकट एक नया नगर स्थापित किया जिसको नाम दिया गया शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, और ये जो शाहजहानाबाद है ना, आज के समय में दिल्ली का ही एक हिस्सा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिल्ली के अंदर ही उसने एक नए नगर की स्थापना की, शाहजहानाबाद। लेकिन उस टाइम पर वो जो है ना, जो मेन जो दिल्ली था उससे थोड़ा सा अलग था, मतलब उसी से लगा हुआ था, तो दिल्ली के निकट इसको बोला जाता है शाहजहानाबाद। लेकिन आज के समय में ये सब जो है ना मिला करके दिल्ली ही है। तो शाहजहानाबाद, इसकी स्थापना हुई कब? 1648 में जो है, मतलब ये बन करके तैयार हुआ शाहजहानाबाद। और शाहजहां ने क्या किया, 1648 में अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित किया। तो मुगलों की जो आखिरी राजधानी हुई वो दिल्ली अर्थात शाहजहानाबाद थी। और इसी शाहजहानाबाद अथवा दिल्ली से ही अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वो जो है यहाँ से शासन करता है। और उसने क्या किया था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुगलों की टोटल 4 राजधानियां इस प्रकार से, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद बंधु, जिनको नृप निर्माता भी बोला जाता है, तो सैयद बंधु द्वारा बनाए गए बादशाह कौन थे? देखो, जो सैयद बंधु थे ना, ये 2 भाई थे। सैयद बंधु 2 भाई थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इन पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से इनका उत्थान होता है, किस प्रकार से ये अलग अलग बादशाहों को बनाते हैं। तो ये जो हुसैन अली और अपने अब्दुल्ला खां थे, दोनों भाई जो हैं, मुगल साम्राज्य में 4 बादशाहों को बनाया और बिगाड़ा। तो कौन कौन थे वो, आपको वो बताना है, मतलब कि बनाए गए बादशाह कौन कौन थे। तो देखो, सबसे पहले जो जहांदर शाह की अगर हम लोग बात करें, तो इसको तो इन्होंने नहीं बनाया था, ये आपका हट गया। जहांदर शाह को इन्होंने नहीं बनाया था। हाँ, जहांदर शाह को उसके पद से हटाने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। इन दोनों भाइयों ने ना फर्रुख सियर का साथ दिया और जहांदर शाह को हटा दिया, और फर्रुख सियर बादशाह बन गया। किसके द्वारा? इन्हीं सैयद बंधुओं के द्वारा। इनको नृप निर्माता, किंग मेकर, आज के समय में पॉलिटिक्स में होता है ना इस शब्द का प्रयोग, किंग मेकर, फला पार्टी बनेगी किंग मेकर, इस टाइप से। तो जो किंग मेकर होता है ना, जो किंग बनेगा ना, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। तो सैयद बंधुओं ने सबसे पहले फर्रुख सियर को बादशाह बनाया अपना 1713 से 1719 तक ये बादशाह रहा। इसके बाद जो है ना, इसको हटा दिया जाता है, इसका कत्ल कर दिया जाता है, और फिर इसको रफ़ी उद दर्जात इसको बना दिया जाता है। ये कुछ ही महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए था। रफ़ी उद दौला ये भी कुछ ही महीनों के लिए था। इनको भी जो है हटा दिया जाता है बहुत ही जल्दी। और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, इसको जो है सैयद बंधु बादशाह बना देते हैं। और इसी के समय में, जो मोहम्मद शाह के समय में ही, ये दोनों भाई मिलकर के ना एक और व्यक्ति को बादशाह बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाती हैं। अच्छा, ये जो मोहम्मद शाह था ना, ये थोड़ा सा योग्य निकलता है, मतलब उतना भी ज़्यादा योग्य नहीं था, लेकिन इस चीज़ को ये समझ जाता है कि ये दोनों जो भाई हैं, मतलब ये लोग मेरे को नचाना चाहते हैं, तो ये जो है इनको हटाना शुरू कर देता है। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही इन दोनों सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं का पतन कब हुआ। लगभग ये लोग ना 7 से 8 साल तक मुगल दरबार में अपना दबदबा बनाए रखे थे। ये दोनों भाई कंट्रोल करते थे पूरा हर चीज। तो 4 शासक, जिनको कि सैयद बंधु, जिनको नृप निर्माता बोला जाता है, उन्होंने बनाया फर्रुख सियर, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। इनका क्रम यही है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कूट है ना 2 3 4 5, इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 5। ये अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। पहला बोल रहा है कि प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। क्या ये सही है? तो देखिए, जो प्लासी का युद्ध था, कहीं ना कहीं उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापना का जो उन्होंने मतलब कहीं भी ख्वाब देखा था, उनको लगा कि भाई यहाँ से मतलब पूरा हो तो सकता है। तो एक नींव जो है यहाँ से पड़ जाती है प्लासी के युद्ध से। हालांकि इससे ऐसा नहीं है कि पूरे बंगाल पर उनका अधिकार हो गया, लेकिन
जो वहां का जो शासक था उस पर उनका नियंत्रण हो गया, लेकिन पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ था, एक नींव जरूर पड़ गई थी। तो ये बिल्कुल सही है कि नींव रखी गई इससे। अगला दिया है, पानीपत के तीसरे युद्ध से अंग्रेजों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब देखो, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें तो अंग्रेजों का दूर दूर से कहीं भी कुछ भी रोल नहीं था। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था जो बाहर से आकर के अटैक किया हुआ था, दूसरे कौन थे, मराठे थे जो कि उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम रखना चाहते थे, और इसमें मराठों की हार हो जाती है। सदाशिवराव भाऊ उन्होंने मराठों का नेतृत्व किया था, और अहमद शाह अब्दाली वो जीत जाता है। तो भाई इसमें अंग्रेजों को कहां से फायदा हुआ? देखो, जो अंग्रेज थे वो भले पानीपत के मैदान से लगभग सैकड़ों या कहीं हजार, कितना, दो तीन हजार किलोमीटर तो दूर होगा ना, 2-2.5 किलोमीटर कलकत्ता, लगभग वो लोग जो है कुछ हजार किलोमीटर दूर वहां से थे पानीपत से। लेकिन अगर हम लोग देखें अप्रत्यक्ष रूप से पानीपत के युद्ध में, अगर हम बात करूं अहमद शाह अब्दाली की, उसको भी कुछ नहीं मिला, कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं मिला, और न ही भारतीय प्रदेशों पर उसको अधिकार जमाए रखने में सफलता मिल पाई। जिस पंजाब के लिए वो लड़ रहा था, कुछ ही वर्षों बाद पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो अहमद शाह अब्दाली को तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। और जो मराठे जिनको कि यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, भाई उनके तो कितने सारे भाई बंधु मारे गए, कितने हताहत हो गए, क्या मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गए वो लोग तो। और जो मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव, वो तो जब उनको ये खबर मिली कि इस तरह का हो गया, तो वो इस दुख को सह नहीं सके, और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जो मराठे जो कि पूरे उत्तर भारत में मराठों की तूती बोलती थी, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई। तो मराठे एक तरह से कमजोर हो गए। हालांकि 10-12 साल बाद फिर से मराठे जो है शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं आ पाती है। तो मराठों को भी इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जो दूर बैठे हुए जो अंग्रेज थे ना, जो इस समय मतलब चारों तरफ वो लोग दृष्टि जमाए हुए बैठे थे, तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ। कैसे? क्योंकि देखो, जो मराठे थे, अगर वो इस युद्ध में जीत जाते पानीपत के तीसरे युद्ध में, तो अहमद शाह अब्दाली उसको तो बुरी तरह से खदेड़ के भगा देते ना, और मराठे जो हैं बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ जाती। और जो अंग्रेज 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद उन्होंने एक नींव रख दी थी कि भाई अब हम लोग जो है धीरे धीरे इसको अपने कब्जे में ले लेंगे, तो उनका जो स्वप्न है कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाता अगर पानीपत की लड़ाई में जो परिणाम वो बदल जाता। तो यहां पर जो अंग्रेज थे उनको यह फायदा हुआ कि जो मराठे हैं वो शक्तिहीन हो गए। हालांकि फिर से मराठे थोड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन तब तक जो है देर हो चुकी होती है, क्योंकि इस बीच अंग्रेज जो हैं वो बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके होते हैं। ये बिल्कुल सही है, अंग्रेजों को इससे जो है सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एक ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको जो है फायदा मतलब बिल्कुल डायरेक्ट हो, भाई इनडायरेक्ट प्रॉफिट भी तो कोई चीज है ना। इनको कितना फायदा हुआ, इनको मतलब ये पता चल गया, क्योंकि पानीपत का जो तीसरी लड़ाई थी ना, उसमें देखिए जो उत्तर भारत के जो मुस्लिम शासक थे, यहां तक कि जो राजपूत थे, वो सब के सब मराठों के साथ नहीं थे। जो राजपूत थे वो तो भाई पूरी तरह से तटस्थ थे, जितने भी मुस्लिम शासक थे वो अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे थे। तो ये चीज भी अंग्रेजों को पता चला कि भाई ये लोग एक नहीं है, एक एक करके इनको मारो, कोई इनका साथ देने नहीं आएगा। और इस चीज का उनको फायदा भी मिला। बंगाल में क्या हुआ, कोई साथ देने भी नहीं आया। धीरे धीरे वो फिर मैसूर की ओर चढ़ने लगे। मैसूर के ऊपर जब वो चढ़ाई करते थे तो मराठे और निजाम अंग्रेजों को ही साथ आ जाते थे, तो इससे अंग्रेजों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ये पॉइंट तो भाई बिल्कुल सही है। अगला तीसरा बोल रहा है, बक्सर के युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता मजबूत हुई। जी हाँ, बिल्कुल है, सही है, क्योंकि जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसने फरमान जारी कर दिया कि भाई अब से जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, वहां की दीवानी कौन वसूल करेगा? अंग्रेज वसूल करेंगे। अंग्रेज मतलब वहां की दीवानी वसूल कर रहे हैं, मतलब पैसा कलेक्ट करने का काम उनके हाथ में आ रहा है, मतलब सब कुछ उनके हाथ में, क्योंकि पैसा ही तो सब कुछ है ना भाई। अगर किसी के पास पावर है लेकिन पैसा नहीं है तो वो पावर का क्या करेगा? अगर जिसके पास पैसा है तो भाई वो जो है लोगों को पैसा दे दे करके अपनी तरफ कर सकता है ना, कि भाई मेरा साथ दो, मैं तुमको पैसा दूंगा। अब दूसरा व्यक्ति पावरफुल बंदा, मेरे पास पावर है, लेकिन वो जो लोग उसके लिए काम करेंगे उनको पैसा कहां से देगा?
उनको पालेगा कैसे? तो जिसके हाथ में पैसा रहेगा वो लोगों को पाल सकता है ना, लोगों को पैसा दे दे के अपनी तरफ ले सकेगा। तो अंग्रेजों को बोला गया पैसा तुम वसूलोगे, तुम वसूल करोगे, और उस पैसे से जनता की सेवा नहीं करना है। मतलब ये जो पावर है ना, मतलब कि उनको पैसा वसूल करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं था कि तुमको जो है जनता की भी सेवा करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कोई उत्तरदायित्व अंग्रेजों को नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये अंग्रेजों के लिए बड़ी अच्छी चीज थी। तो तीनों ही पॉइंट आप लोगों के लिए सही है। तो 1 2 3 आपका सही होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मैं लंबा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो 1 2 3 सही होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न गवर्नर जनरलों का सही कालक्रम क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे जाते हैं लगभग हर परीक्षा में। तो इनका कालक्रम हम लोग देख लेते हैं कि पहले कौन था, बाद में कौन था। तो देखिए, अगर मैं जॉन सोर की बात करूं तो इसका जो कार्यकाल था 1793 में शुरू होता है और 1798 तक चलता है। जॉन सोर जो कि कॉर्नवालिस के बाद आया था और वेलेजली से पहले आया था। इसी ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन इस कालावधि में नहीं, कॉर्नवालिस के टाइम, कॉर्नवालिस के समय में ये क्या राजस्व अधिकारी कुछ हुआ करता था। उसके बाद दूसरा जो दिया है वेलेजली का कार्यकाल है 1798 से आपका कब तक, 1798 से ये 1805 तक था। हाँ, 1805 तक। उसके बाद मैकफर्सन ये था आपका 1785 से 86 तक, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आया था। उसके बाद हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल है 1813 से 1823। तो इस तरह से आप लोग बताइए किसका समय सबसे पहले था। तो पहला आ जाएगा आपका तीसरा नंबर वाला मैकफर्सन, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद जॉन सोर ये आएगा, उसके बाद वेलेजली आएगा, उसके बाद आपका हेस्टिंग्स आएगा। देखो हेस्टिंग्स है ये, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, जिसका कार्यकाल 1773 से 1785 तक था, वो अलग है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 3 1 2 4, ये रहा आपका 3 1 2 4 ये। तो इस तरह से ना जो क्रोनोलॉजी है, मतलब कि गवर्नर जनरल हो या वायसराय हो या शासक हो या राजवंश हो, कई बार तो अपने जो भक्तिकालीन जो संत है ना, उनके भी कार्यकाल को पूछा जाता है, उनका जो समय था ना कि कब से कब तक वो थे, इसको भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्रांतिकारी संगठन है उनका कब गठन हुआ, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो घटनाएं घटित हुई, संधियां, युद्ध, इन सब का जो है कालक्रम पूछा जाता है। तो आप लोग इन सब का एक क्या कहते हैं चार्ट बना के रख सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को सुविधाजनक लगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। तो देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। पहला बोल रहा है चंद्रगुप्त प्रथम ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं, देखो चंद्रगुप्त प्रथम ने तो इसने तो जो लिच्छवी कुल की जो कन्या थी कुमार देवी, उससे विवाह किया था ना चंद्रगुप्त प्रथम ने। और ये जो नाग वंश की राजकुमारी थी कुबेर नाग, इससे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था ना। तो ये आपका पहला वाला पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने गुप्त संवत की स्थापना की थी, जिसका बेटा समुद्रगुप्त हुआ, और गुप्त वंश में पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो उस चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। और इसी से किसका जन्म हुआ था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र मतलब कि लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र, इस टाइप से। तो इसने उससे विवाह किया था। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग, इससे किसने विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। तो पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा बोल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था और इसी के दरबार में नवरत्न भी रहा करते थे। इसी ने शकों को परास्त किया था, जो रुद्रसिंह तृतीय था उसको परास्त किया था। इसी ने पूरे सौराष्ट्र गुजरात तक के क्षेत्रों को इसने विजय कर लिया था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, इसने अपनी पुत्री प्रभावती, इसकी पुत्री थी प्रभावती, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो नागवंश की राजकुमारी कुमार देवी से। इसके अलावा इसने अपने भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से भी विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसने ना अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया बोल रहा है? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। वाकाटक जो कि मध्य भारत में बहुत बड़ी शक्ति थी, तो जो गुप्त थे वो इनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहते थे, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन से करवाया। ये बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन है, मतलब कि सही तथ्य है ये। अगला बोल रहा है कुंतल नरेश
काकुत्स वर्म कुंतल नरेश काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमारी से करवाया। देखो जो कुंतल नरेश है ना, कुंतल नरेश ये कदम्ब इनका वंश था शायद, कदम्ब इनका वंश था, कदम्ब वंश। हाँ, तो यहाँ पर ना जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे अपने एक दूत को भेजा था, और दूत के रूप में किसको भेजा था, तो महाकवि कालिदास जी को। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुंतल देश भेजा था, तो महाकवि कालिदास जी को। और जो महाकवि कालिदास जी थे उनसे जो है मतलब ये जो क्या कहते हैं काकुत्स वर्मन, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और अपने किसी पुत्री का विवाह गुप्त राजकुमार से करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो है 2 और 3 सही होगा, बाकी पहला वाला गलत है। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और चंद्रगुप्त प्रथम के कई सारे ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें दोनों राजा रानियों का चित्र है, इसको राजा रानी चित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका 2 और 3 सही होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करिए। तो आज मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं। तो बोल रहा है मुद्रा राक्षस से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त से। तो यहां पर ना मुद्रा राक्षस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर अपने को मौर्य वंश के विषय में अधिकतर जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये वाला जो कथन है ना ये गलत हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मौर्य वंश के विषय में इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अपदस्थ किया और मगध में एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये जो सारी जानकारी है ये बड़े ही नाटकीय ढंग से मुद्रा राक्षस में लिखा गया है, और इसी मुद्रा राक्षस में चाणक्य के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता था, इसके अलावा विष्णुगुप्त भी बोला जाता था जिसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये आपका जो है पॉइंट गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है देवी चंद्रगुप्तम से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त है तो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य, इसको सही मत कर देना, गलत है। देखो जो देवी चंद्रगुप्तम है ना ये भी विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, और इस देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संबंध में जानकारी मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अलावा उसके बड़े भाई रामगुप्त और उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये भी इसमें भी ना बड़े ही नाटकीय ढंग से लिखा गया है, और इसमें जो वर्णन मिलता है अपने देवी चंद्रगुप्तम से, तो इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि जो रामगुप्त था समुद्रगुप्त के बाद शासक हुआ, और इसका जो अगला जो शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो रामगुप्त है उसके समय में शकों ने गुप्तों की जो राजधानी थी उसको घेर लिया, और गुप्त सम्राट रामगुप्त के पास संदेश भिजवाया कि तुम जो है अपनी वाइफ को हमको दो, नहीं तो हम तुम्हारी पूरी राजधानी को तबाह कर देंगे। मतलब कि जो ध्रुव स्वामिनी थी उसकी मांग की जाती है शक शासक द्वारा, और कहते हैं मतलब इस जो देवी चंद्रगुप्तम है इसमें ऐसा दिया हुआ है कि जो रामगुप्त था उसने स्वीकार कर लिया, इसको दम्भी शासक बताया गया है, अयोग्य शासक बताया गया है। तो इसने जो है स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई तुम अपना ले लो हमारी पत्नी को, लेकिन हमारी राजधानी को कुछ मत करो। लेकिन जैसे ही इस बारे में चंद्रगुप्त को पता चलता है तो बौखला जाता है कि किस प्रकार तुम जो है हमारे घर की मान मर्यादा को शत्रु को सौंपने जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वो फिर प्लानिंग करते हैं और अपने वीर योद्धा साथियों के साथ स्त्री वेश धारण करके वो जो है पूरा इस प्रकार से मतलब कि रानी को लेकर के आ रहे हैं, उस टाइप से पूरा पालकी वालकी डोली वोली तैयार करके उसमें वो बैठ करके शकों के जो डेरा होता है वहां पर चल देते हैं। और जैसे ही शक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि रानी के वेश में होता है उसको आलिंगन करने की कोशिश करता है, तो उसी टाइम पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक की हत्या कर दी, और उसके जो साथी होते हैं वो लोग भी डेरे के अंदर में जितने भी शक होते हैं उनको मार देते हैं और शकों की सेना पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं कहाँ मिलती है जानकारी, देवी चंद्रगुप्तम में। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने रामगुप्त की हत्या की और ध्रुव स्वामिनी से विवाह
कर लिया। तो ये वाला जो पॉइंट दिया है ये गलत है, बाकी जो मैंने बताया वो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। हर्षचरित ये किसके ऊपर लिखा गया है, तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो कि खुद भी एक बहुत बड़ा साहित्यकार था, जिसने कौन कौन सी इसने ग्रंथ लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये 3 इसकी रचनाएं हैं। और बाणभट्ट ने इसकी जीवनी लिखी थी, जिसको हर्षचरित के नाम से जानते हैं। बाणभट्ट की एक और रचना है कादम्बरी। तो ये जो बाणभट्ट है इसने इसमें हर्षवर्धन के विषय में बहुत कुछ लिखा है कि किस प्रकार से उसके पिता की मृत्यु हुई, बाद में उसके भाई की भी मृत्यु हो जाती है, उसके जो जीजा है उसको भी मार दिया जाता है, और उसकी जो पत्नी है मतलब इसकी जो बहन है राज्यश्री, वो किस प्रकार से अपने पति की हत्या के बाद वो फिर सती होने का प्रयास कर रही होती है, और जो हर्षवर्धन है वो फिर उसको बचा लेता है। तो ये तमाम चीज़ें बाणभट्ट ने इसमें लिखी है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा, 3, केवल 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूत क्या है। मतलब कि मेघदूत नाटक है कि महाकाव्य है, खंड काव्य है, उपन्यास है। तो देखो, महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाओं के विषय में जानकारी मिलती है, जिनमें से 3 नाटक है, 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। तो जो 2 खंड काव्य हैं उनमें से एक है आपका मेघदूत। मेघदूत खंड काव्य है, ध्यान रखिएगा, मेघदूत खंड काव्य है। इसके अलावा ऋतु संहार वो भी खंड काव्य है, और कुमार संभवम और रघुवंश ये दोनों क्या है, महाकाव्य। वहीं अगर मैं नाटकों की बात करूं तो विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और तीसरा क्या है, मालविकाग्नि मित्रम, ये तीनों नाटक हैं और ये सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो इनका सातों नाटकों के नाम आप लोगों को याद रखना है, उनके विषय क्या है वो भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ये क्या है, मतलब कि कौन से नाटक है, कौन से महाकाव्य हैं और कौन से खंड काव्य हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले आपका कौन आता है, गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसने 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया, अर्थात 84 वर्ष तक। उसके बाद 1290 से 1320 तक, मतलब कि 30 वर्ष खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। उसके बाद 1320 से 1414 तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। फिर सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 तक शासन किया। उसके बाद लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक शासन किया। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो तुगलक वंश के शासक थे, जिन्होंने 1320 से लेकर के 1414 तक लगभग 94 वर्ष तक शासन किया, और यही दिल्ली सल्तनत में लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश थे। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, तुगलक। कितने वर्ष इन्होंने शासन किया, तो 94 वर्ष। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं खिलजी, इन्होंने लगभग 84 वर्ष तक शासन किया। खिलजियों ने कितने वर्ष तक, 84 वर्ष तक। इसके बाद जो अगले नंबर में आएंगे लोदियों ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो लगभग 75 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 75 वर्ष तक। अच्छा, माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ खिलजी पे लगा दिया, ये गुलाम में आना था। खिलजी 30 वर्ष। तो आंसर आपका तुगलक है, लेकिन ये क्रम भी याद रखेंगे, सबसे ज्यादा तुगलक 94 वर्ष, उसके बाद गुलाम 84 वर्ष, लोदी 75 वर्ष। उसके बाद जो सैयद थे, इन्होंने लगभग कितने साल शासन किया, तो 14 में इनका स्टार्ट हुआ था, 51 में समाप्त हुआ। लगभग 35 वर्ष शासन किया लोदियों ने, और 30 वर्ष अपने खिलजी वंश के शासकों ने। तो तुगलक, गुलाम, लोदी, सैयद और खिलजी, ये ऐसे आप क्रम को याद रखेंगे। बाकी इनकी स्थापना कब हुई ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए उनमें आप लोगों को कहीं भी संशय होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।